हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वंशक्रम के नियम। देखिए, वंशक्रम के नियम क्या होते हैं? वंशाक्रम के नियम जो होते हैं इससे हमें नातेदारी जुड़ती है। कहते हैं ये वह नियम है जो व्यक्तियों के एक विशेष नातेदारी के कारण एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी ये वंशाक्रम नातेदारी के अंतर्गत आता है। इसका कारण वंशाक्रम की समानताएं होती है। वास्तव में इस तरह की नातेदारी सामान्य पूर्वज के कारण ही होता है, यानी हमारे कोई ना कोई पूर्वज जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसे हम वंशाक्रम नियम के आधार पर देख सकते हैं। वंशाक्रम के नियम एक समाज को दूसरे समाज से भिन्न होता है। व्यक्ति इस नियमों को से जो है नातेदारी से जोड़ लेते हैं। दाय प्राप्ति और उत्तराधिकारी का संबंध इन्हीं नियमों से के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक संगठन और समूह भी वंशाक्रम के नियमों पर आधारित होती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है, और इस बात को समझने के लिए वंशाक्रम के दो बड़े प्रकार के नियम हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर पहला नियम आता है एकल वंशाक्रम के नियम, और होता है दूसरा होता है द्वितीय वंशाक्रम के नियम। यानी ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बारे में हमें जानना जरूरी है। तो पहला तो हमारा आता है एकल वंशाक्रम के नियम। यानी एकल वंशाक्रम के नियम में व्यक्तियों का वंशक्रम या तो माँ की तरफ से देखा जाता है या पिता की तरफ से देखा जाता है। इसके दो अन्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको दो भागों में यहाँ पर दिखा, जहाँ पर आपको पितृवंशी और मातृवंशी के रूप में विभक्त किया गया है। तो ये साफ शब्दों में यहाँ पर समझ सकते हो आप कि एकल वंश के नियम क्या होते हैं। या तो पिता के द्वारा हो सकते हैं या माता के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए पितृवंशक्रम, यानी इसके दो भागों में बांटने के रिगार्डिंग जो है पितृवंशक्रम आता है। कहते हैं पितृवंशक्रम जो है व्यवस्था में एक व्यक्ति अपने पिता के वंशक्रम से जो है जोड़ा जाता है, यानी उसके पिता के सारे जो होते हैं पूर्वज उनके साथ जोड़ा जाता है। ये वंशक्रम पुरुष वंशज से होते हैं, और एक पुरुष को अपने पिता से प्रतिष्ठा, नाम और संपत्ति मिलती है, जो कि हमारे समाज में देखा भी गया है कि पिता का जो है संपत्ति का अधिकार दोबारा उसके बेटे को ही मिलता है, और उसका नाम भी, उसकी संपत्ति भी, उसकी प्रतिष्ठा भी, तो सबके सब जो होता है पिता के बाद उसके बेटे को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर इसी को दर्शाने के लिए एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला पीढ़ी ऊपर दिखाया गया है, दूसरा पीढ़ी, फिर तीसरा जो है आगे बढ़ता ही चला गया है। तो ये पेडिग्री जो है साफ शब्दों में दर्शा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ही जो है बढ़ रहा है। अगर दो पहले परिवार में मैरिज हुआ है तो ये दो भागों में विभक्त हो गया, इन दो बच्चे हो सकते हैं, और इसके भी अपने अपने दो बच्चे हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और इस तरह जो है ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये जो आपको दिखेगा वो पितृवंशक्रम के सदस्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर बात करें अगर हम मातृवंशक्रम का, तो कहते हैं जब वंशक्रम को स्त्री की ओर से खोजते हैं, यानी हम स्त्री की तरफ से पेडिग्री बनाते हैं, तब उसे हम मातृवंशक्रम कहते हैं। और इस निदारी में जो है लड़का और लड़की दोनों ही माँ के वंशाक्रम समूह के सदस्य होते हैं। यद्यपि एक स्त्री के लड़के और लड़कियां सभी एक ही वंशक्रम के सदस्य हो सकते हैं, फिर भी लड़की ही अपने जो है नाम, प्रतिष्ठा और संपत्ति का अधिकार होती है। यद्यपि लड़का जो है मातृवंशी समूह का होता है और उसे माँ से उत्तराधिकारी के में कुछ नहीं मिलता है। तो ये भी कई जनजातियों में देखने को मिला है, और ये रिश्तेदारी के रूप में ही भी आता है। अब हम बात अगर पेडिग्री की करें, यानी यहाँ पर जो है आरेख चित्र की बात करें, तो ये आपको बता सकता है कि इसमें क्या इसमें समझाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सर्कल के रूप में जो है सर्कल में 1 लगाया गया है, यानी ये मातृवंशी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पर ट्रायंगल के रूप में होता है वो पिता होता है, और जो यहाँ पर सर्कल के रूप में होता है माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो है यहाँ पर आगे बढ़ गया है। अगर माता को यहाँ पर गया है तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जो है पुरुषों के पास चला गया है, और तीसरे में जो हो गया जो है औरत के, यानी जो है स्त्री के पास चला गया। तो इस तरह से जो है मातृवंशी के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। कहते हैं अगर दूसरी जो हमने पॉइंट पे बात करना है हमें, वो द्वितीयक वंशक्रम के नियम है। हमने पहला तो बात कर लिया, पहले के अंतर्गत 2 आया था। अब यहाँ पर जो है द्वितीयक वंशक्रम के नियम। कहते हैं कई समाजों में पिता और माता दोनों की ओर के नातेदारों को सामान्य महत्व दिया जाता है, जो जरूरी भी है। कहते हैं चाहे पिता का हो या माता का हो, ठीक है, वंशज के, उनको दोनों नातेदारों को जो है सामान्य महत्व देना चाहिए। संपत्ति के अधिकार पिता और माता दोनों की ओर से सामान्य ही होता है। ऐसे द्वितीय वंशक्रम में या तो दोनों ही वंशक्रम समझना जो है सामान्य समझे जाते हैं, या किसी भी वंशक्रम को महत्व नहीं दिया जाता। कहते हैं वृहत कुटुंब का जो पद इस बात को बताता है कि मातृ और पिता वंशक्रम के दोनों ही सदस्य विवाह, मृत्यु तथा अन्य समारोह में
आमंत्रित भी होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है द्वितीय वंशक्रम के नियम, जिसमें दोनों को ही यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, दोनों को ही जो है निर्धारों को जो है महत्व उतना ही दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और कहते हैं कि इसका संपत्ति का भी दोनों में ही बंटवारा कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही समझ वाली बात है। यदि बात यहाँ पर करें हम नातेदार समूह की, तो नातेदार समूह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अगला है, यानी नातेदार समूह। नातेदार अपने आप में समूह नहीं होते, लेकिन नातेदार के आधार पर समूहों का निर्माण जरूर होता है। यानी देखा जाए तो नातेदार अपने आप में कोई समूह नहीं होता है, लेकिन ये एक समूह का निर्माण जरूर करते हैं। आपके नातेदारी किसी भी बातचीत में कई प्रकार के एकल नातेदारी मिलेंगे, जैसे कि परिवार, वंश, परंपरा, गोत्र, फैक्ट्री और आदर्श। ये नातेदारी समूह ऐसे लोगों के होते हैं जो वंश द्वारा अर्थात वंशक्रम या वैवाहिक संबंधों द्वारा आपस में जुड़ते हैं। यानी इनका जो संबंध बनता है वंशाक्रम विवाहिक संबंधों में या वंशाक्रम के रिगार्डिंग जो है जुड़ता है। यह भावना की रक्त पानी से गाढ़ा होता है। यानी एक भावना है कि जो रक्त है पानी से गाढ़ा होता है, तो रक्त तो 100% से जो है पानी से गाढ़ा ही होता है। नातेदारी को परंपरा इस तरह के बांध देती है और छोटे परिवारों एवं वंश परंपराओं को ये गोत्र, फैक्ट्रीज और आद्र की तरह निकाल ले देती है, यानी निकाल ला देती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि पानी बहुत ही पतला होता है, लेकिन रक्त जो होता है बहुत गाढ़ा होता है, तो रक्त का अपना ही एक वैल्यू होती है। कहते हैं अब हम उपरोक्त नातेदारी समूह का विस्तृत रूप से देखना होगा कि आखिर इसमें है क्या। आप सभी अभी तक जो है ये जान गए होंगे कि परिवार सबसे छोटा नातेदारी समूह है, यानी परिवार जो है बहुत छोटा नातेदारी समूह है। बुनियादी रूप से यह समूह व्यक्ति, उसके पत्नी और उसके जो है अविवाहित बच्चों से ही बना है, जबकि आदमी और उसकी पत्नी विवाह से जुड़े हुए होते हैं। बच्चे और उनके माता पिता वंशाक्रम के रक्त संबंधों से बंधे हुए होते हैं। बच्चों के आपसी संबंध ऐसे होते हैं जो भाई बहनों की नातेदारी की श्रृंखला से बंधे हुए रहते हैं, और वह सामान्य वंशक्रम या रक्त से जुड़े हुए सदैव रहते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि पति पत्नी विवाह से जुड़े हुए होते हैं और बच्चे और उसके माता पिता और वंशक्रम के रक्त संबंधों से बंधे हुए होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समूह एकल वंशाक्रम से बंधे हुए होते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर आता है वंश परंपरा, यानी वंश परंपरा के रिगार्डिंग जो होता है परिवार द्वैतिक होती है, लेकिन वंश परंपरा एकल वंशीय होते हैं, और यह जो है समर रक्त या रिश्तेदारों का एक समूह हो सकता है जो अपने वंशक्रम को एक सामान्य पूर्वज या पूर्वजों से जाने जाते हैं। जैसे कि गोत्र में पूर्वज मिथक होते हैं, वैसे ही पूर्वज अतीत में अस्तित्व में रखते हैं। वंश परंपरा एक जो है अंतर समूह होते हैं। यह एकल वर्ती वंश समूह कहलाते हैं, और इसका अर्थ यह हुआ कि वंश परंपरा में वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो पितृवंशीय होते हैं, यानी पिता के वंश द्वारा जुड़े होते हैं। जो कि हमारा समाज में भी यही देखा गया है कि पितृवंशीय को ही महत्व दिया जाता है। ऐसे वंशक्रमों में पूर्वज को जो है पुरुष की ओर से देखते हैं, और तब वंशक्रम पिता के लड़के की ओर गिनती होती है। यदि वंशक्रम की स्त्री की ओर से खोजा जाता है तब इसे मातृवंशी कहते हैं, यानी पिता के द्वारा खोजे गए सारी जो होते हैं पितृवंशी के रिगार्डिंग होती है। अगर माता के द्वारा वंशक्रम ढूंढा जाता है तो ये मातृवंशी कहलाएगा। मातृवंशी वंश परंपराओं और सदस्यों के संबंध माँ की ओर से समझे जाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, जो कि पिता की तरफ से ढूंढे जाते हैं वंशक्रम, तो उसे जो है पितावंशी कहलाता है। यदि माता के द्वारा खोजा जाता है तो मातृवंशी कहलाएगा। कहते हैं अगर एक फैक्ट के रूप में देखा जाए तो वंश परंपरा के सदस्य एक सामान्य आवास में भी सकते हैं, यानी एक सामान्य आवास में भी रह सकते हैं और नहीं भी। संयुक्त परिवार भी वंश परंपरा का दृष्टांत होती है, जहां 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, यानी यहाँ पर 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार का ही नाम दिया गया है। वंश परंपरा अनिवार्य रूप से एक जो है वही विवाहित समूह हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम बात इधर करें गोत्र की, तो गोत्र में जो होता है, गोत्र भी एक जो है एकल वंशी वंशक्रम समूह होता है, जिसमें रिश्तेदारों का एक समूह होता है जो कि अपना उद्गम एवं सामान्य पूर्वज के वंशक्रम से मानता है, लेकिन इस क्रम के वंशों को जोड़कर नहीं बताया जा सकता है। सामान्य पूर्वज प्रायः एक मिथकीय साधु या संत हो सकता है, एक हिंदू समाज में पाया भी जाता है, और इस प्रकार का पूर्वज अति प्राकृतिक चरित्र या टोटम की कोई वस्तु होती है, जैसे कि चीता, मछली, सांप इत्यादि। तो ये देखिए, ये अलग बात यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि
वंशक्रम जो होता है इसमें क्रम वंशों को जोड़कर नहीं बताया जा सकता है। सामान्य पूर्व प्राय मिथकीय साधु संत भी होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुओं में वंशक्रम के कुछ ऋषियों के साथ भी देखा जाता है, जैसे कि कश्यप, भरद्वाज और गौतम इत्यादि। सच में देखा जाए तो नंदारे में प्रायः कोई अपरिचित व्यक्ति या वस्तु जो दूर अतीत में रहा जो है रिश्तेदारों का पूर्वज होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हो सकता है कि सारे के सारे जो हों एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हों, लेकिन कहते हैं इतना समय काल, इतना समय अवधि बीत गया है कि ये अलग अलग रूपों में विभक्त हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी बताया गया कि हो सकता है कोई कश्यप का हो, भरद्वाज, गौतम, किसी के भी नंदारों के रूप में इसको देखा जा सकता है। और ये सब अपरिचित व्यक्ति नहीं होते, वो सब परिचित व्यक्ति के रूप में होते हैं। यानी हो सकता है कि ये अतीत में रहा हो और रिश्तेदारी का जो है पूर्वज के अंतर्गत आता हो। कहते हैं गोत्र के सदस्य अपने रिश्तेदारों को एक सामान्य वंशक्रम या रक्त संबंधी समझते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये बात साफ शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा गोत्र एक ही रहा होगा, एक सामान्य वंशक्रम या रक्त संबंधी समझना होगा, क्योंकि ये सच्चाई भी है और इसको हम बदल नहीं सकते। इसी कारण अक्सर गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में गोत्र एक ही वही विवाहित रिश्तेदार समूह हो सकते हैं। गोत्र को जो है पितात्मक कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति पुरुष से देखी जाती है। यदि स्त्री की ओर से वंशक्रम देखा जाता है तो इसको मातृ गोत्र कहते हैं, मातृवंशी गोत्र कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कि उत्तर पूर्वी खासी और गोरो जनजाति में होता है। अंग्रेजी शब्द क्लान का अर्थ जो है हिंदी में गोत्र से होता है। जब विवाह के बाद जो बातचीत होती है तब गोत्र पर विचार किया जाता है। बहुत स्पष्ट है कि एक ही गोत्र के लोगों में विवाह नहीं होता है। अगर फैक्ट्री देखा जाए तो फैक्ट्री एक जो है वो एकल वंशज समूह है जिसमें दो या दो से अधिक गोत्र होते हैं और जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि फैक्ट्रीज में एकल वंशित गोत्र समूह होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें दो विचारधारा नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं गोत्र की तरह फैक्ट्री एक जो है वह विवाहित संगठन है। फैक्ट्रीज के साथ से यह मानकर चलते हैं कि उनका एक ही पूर्वज है। ठीक है, ये उनका विचारधारा है कि उनका एक ही पूर्वज है। गोत्र जो फैक्ट्री से बनते हैं वो अपनी व्यक्तिगत पहचान रखते हैं, लेकिन समारोह के अवसर पर वह अपने विशेष दायित्व को भी पूरा करते हैं। अगर बात करें अधांश, अधांश एक विशेष सामाजिक समूह है जो समूहों को दो बराबर या गैर बराबर आधे हिस्सों में बांटता है और बांटने का यह आधार जो है वंशाक्रम होता है और प्रत्येक आधा हिस्सा अधरश कहलाता है। अधरश का मतलब ही होता है आधा भाग। अधरश के सदस्य इस विश्वास को मानते हैं कि उनका पूर्वज एक ही है, यानी यही विचारधारा उनके मन में होता है कि वो एक ही पूर्वज से जो है उत्पन्न हुए हैं और जिसकी विविधता पहचान नहीं की जा सकती। पहचान करना संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना समय काल बीत गया है, पहचानना संभव ही नहीं है। कहते हैं प्रत्येक अधांश को जो है उपभोगों में बांटा जाता है, जिन्हें फैक्ट्रीज कहते हैं। प्रत्येक फैक्ट्रीज कई गोत्रों में बटी हुई होती है और प्रत्येक गोत्र कई वंशक्रम में बटा हुआ होता है और अंत में प्रत्येक वंशक्रम परिवार में बटा हुआ होता है। एमोल कुक्कू मणिपुर की जो है यहाँ पर अधोशोक सेट में बंधी होती है और प्रत्येक अधस्यों को जो है फैक्ट्री में बांट दिया जाता है। दो अधस्य वैवाहिक जोड़ों को तैयार करता है और यह इसलिए है कि एक ही अधस्य के लोग विवाह संबंध नहीं रख सकते हैं, लेकिन टोडा जनजाति में पाए जाने वाले अधस्य विवाहित भी है। यद्यपि आगे चल के वे उप विवाहित वही वैवाहिक गोत्र में बदल जाता